एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में we'll be covering our chapter number 5 through the eyes of travelers for class 12th history. One shot video रहेगी beneficial for both your CBSE boards and CUET. इन डेप्थ पूरा चैप्टर रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं जिसको आपको बार बार रिवाइज करना ही करना है एंड उनको करे बिना नहीं जाना. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स. पहले हम अपना पेज नंबर 1 पे एक ओवरव्यू लेंगे. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या और किसके बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले नाम से पता चल रहा है थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स. यहां हम देखेंगे जो ट्रैवलर्स थे जो आए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उन्होंने क्या देखा, उनके अकॉर्डिंग यहाँ का कैसा कल्चर था, कैसी सोसाइटी थी, कैसा लैंडस्केप था, क्या कस्टम्स थे, लैंग्वेजेस थी. सो उनकी ऑब्जर्वेशन को हम एनालाइज करेंगे. राइट, परसेप्शंस ऑफ सोसाइटी, ओवरऑल सोसाइटी में उन्होंने क्या देखा. राइट, अब ये जो टाइम पीरियड है जो हम डिस्कस करेंगे वो है 10th to 17th सेंचुरी. राइट, सो सबसे पहले फटाफट मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हम 3 फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहला है अल-बिरूनी. राइट, यहां पे हम लिखते हैं अल-बिरूनी. कौन सी सेंचुरी में आए वो? 11th सेंचुरी. ठीक है. देन द सेकेंड वन इज इब्न बतूता. ये तो हम सबने सुना है उस गाने में, इब्न बतूता, है ना. तो ये हमारे आए in the 14th century. And then the third one is Francois Bernier. Right, 17th century. तो ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए. पहला जो हम ट्रैवलर देखेंगे वो है अल-बिरूनी, जो कहां से थे? उज्बेकिस्तान से. राइट, सो अल-बिरूनी फ्रॉम उज्बेकिस्तान इन द 11th सेंचुरी. देन इब्न बतूता फ्रॉम मोरक्को इन द 14th सेंचुरी. एंड देन फ्रेंकोइस बर्नियर, फ्रांस से आई ये इन द 17th सेंचुरी. क्लियर है सबको? चलिए शुरुआत करते हैं. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. Women and men have traveled in search of work to escape from natural disasters. अब यहाँ पे reasons बताए हैं कि लोग क्यों ट्रैवल करते थे. राइट, आज के दिन भी काम के लिए, इन सर्च ऑफ वर्क. ठीक है, टू एस्केप नेचुरल डिजास्टर्स. अगर जो वहाँ पे जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई है, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक आ गया है या फिर बाढ़ आ गई है, कुछ भी हो गया है जिस वजह से अब वो जगह हैबिटेबल नहीं है, तो वो दूसरी जगह ढूंढते हैं. राइट, और भैया जो ट्रेडर्स हैं, जो मर्चेंट्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, प्रीस्ट्स हैं, पिलग्रिम्स हैं, एंड बहुत ऐसे लोग हैं जो एडवेंचर करना पसंद करते हैं. सो दीज आर द रीजंस फॉर ट्रैवलिंग. तो इन्हीं रीजंस के लिए विमेन एंड मेन हैव ट्रैवल्ड. राइट, चलिए, दोज हु विजिट और कम टू स्टे इन अ न्यू लैंड इनवेरिएबली एनकाउंटर अ वर्ल्ड दैट इज डिफरेंट. अब आप अपना होम टाउन छोड़ के एक सिटी में रहने आए हो तो आपको दिखता है कि सब कुछ कितना अलग है. राइट, अभी आप कॉलेज में जाएंगे तो मोस्ट ऑफ यू हु आर टारगेटिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप दिल्ली आएंगे अपना गांव छोड़ के, आप देखेंगे यार यहाँ पे कितना अलग है, मौसम भी अलग है, लोग भी अलग है, भाषा भी अलग है, कल्चर भी अलग है. राइट, सो सिंपली ऐसे ही वो जो ट्रैवलर्स थे वो भी यही चीजें नोट करते थे. फॉर एग्जाम्पल द लैंडस्केप, द फिजिकल एनवायरमेंट, कस्टम्स, लैंग्वेजेस, बिलीव्स, प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल. राइट, और बाकी जो हैं उनमें से कुछ भैया इन डिफरेंसेस में अडेप्ट होना चाहते थे, अपने आप को ढाल लेना चाहते थे उसी तरीके से. राइट, जो दूसरे थे दे नोटेड देम केयरफुली इन अकाउंट्स. अब इन्हीं की हम बात करेंगे जिन्होंने ये सब नोटिस किया और अकाउंट्स में, अकाउंट्स यानी कि बुक्स लिखा. राइट, ठीक है, उसको रिटन में डाल दिया. किस लिए? कि लोगों को आगे जैसे हम जो ये पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा उन्होंने क्या क्या देखा. राइट, फॉर रिकॉर्ड्स. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन्हीं में ढल जाते हैं, बट कुछ लोग बहुत अलग होते हैं जो सब कुछ नोट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर लिखते हैं. राइट, तो ऐसे ही फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट आज हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. राइट, और वो कैसी चीजें लिखते हैं जो उनके लिए अलग है, बहुत इंटरेस्टिंग है. राइट, जो उन्होंने कभी पहले नहीं देखी. राइट, सो जनरली रिकॉर्डिंग व्हाट दे फाइंड अनयूजुअल और remarkable. Right, unfortunately we have practically no accounts of travel left by women. कोई भी ऐसी women नहीं है जिनका हमें अकाउंट मिला हो. यहाँ पे तीनों ही men हैं, तीनों की हमने बात करी, अल-बिरूनी, इब्न बतूता एंड फ्रेंकोइस बर्नियर. राइट, चलिए
The accounts that survive are often varied in terms of their subject matter. अब हर एक अकाउंट सेम तो नहीं है भैया, किसी में कोर्ट के बारे में लिखा है कि क्या क्या इश्यूज होते थे वहाँ पे, किसी में रिलीजियस इश्यूज के बारे में लिखा है, किसी के अकाउंट में लिखा है आर्किटेक्चरल फीचर्स के बारे में, मॉन्यूमेंट्स के बारे में, राइट। तो पूरी वेराइटी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने विजयनगर चैप्टर में पढ़ा है जो अब्दुल रज़ाक ने डिस्क्राइब किया है पूरा जो आर्किटेक्चर है, राइट, जो डिस्क्रिप्शन दिया है सिटी का, वो वॉल्स वाला, राइट। क्लियर है? चलिए, इन अ फ्यू केसेस ट्रैवलर्स डिड नॉट गो टू डिस्टेंट लैंड्स। ऐसे भी बहुत ट्रैवलर्स थे जो भैया विद इन द एम्पायर, जैसे मुगल एम्पायर की बात करें तो वहां पे विद इन द एम्पायर एक्सप्लोर करते थे चीजें, लोगों को ऑब्जर्व करते थे, राइट। बाहर दूर देश नहीं जाते थे। बट ऐसे भी हैं जो और ज्यादा एक्सप्लोर करते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। चलिए, तो ऐसे ही 3 ट्रैवलर्स की आज हम बात करेंगे. In this chapter, we shall see how our knowledge of the past can be enriched through a consideration of descriptions of social life provided by travelers who visited the subcontinent. ठीक है. सबसे पहले अल-बिरूनी who came from उज्बेकिस्तान in the 11th century, याद करवा चुकी हूँ. Then इब्न बतूता who came from Morocco in the northwestern Africa, अफ्रीका से आए, right, in the 14th century. And the third was Francois Bernier who was a Frenchman, यानी कि फ्रांस से आए in the 17th century. इन तीनों के हम रिकॉर्ड्स को एनालाइज करेंगे. As these authors came from vastly different social and cultural environments, right, आप देख रहे हैं सब अलग अलग जगह से आए हैं. That is why they were often more attentive to the everyday activities जो हमें तो कॉमन लगती है इंडिया में, राइट, जो हमारे लिए एकदम वी कैन से हम ऑब्जर्व तक नहीं करते क्योंकि हम इतने यूज्ड टू हो चुके हैं. बट उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अलग थी, तो इन्होंने एकदम बेसिक और कॉमन रूटीन्स भी लिखे हैं. इट इज़ दिस डिफरेंस इन पर्सपेक्टिव दैट मेक्स द अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स इंटरेस्टिंग. यही जो पर्सपेक्टिव का चेंज आया है वही इनके अकाउंट्स को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बना देता है हिस्टोरियंस के लिए. चलिए, नाउ वील गेट स्टार्टेड विद नंबर 1 ट्रैवलर अल-बिरूनी एंड द किताब उल हिंद. चलिए शुरू करते हैं. फ्रॉम ख्वारिज्म टू पंजाब, यहाँ पे अल-बिरूनी की जर्नी बताई गई है. वो कहाँ पे पैदा हुए, फिर कहाँ पे उन्होंने ट्रैवल किया और वो कैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक पहुँचे. चलिए, अल-बिरूनी वॉज बॉर्न इन 973 इन ख्वारिज्म. ख्वारिज्म कहाँ पे है? इन प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान, राइट. आप सर्च करो नेट पे उज्बेकिस्तान, तो वहाँ पे ख्वारिज्म का अलग से इन द राइट साइड ऑफ उज्बेकिस्तान ख्वारिज्म एक जगह है, राइट. ख्वारिज्म वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग. वो लर्निंग के लिए बहुत फेमस था, तो दैट इज वाई अल-बिरूनी ने भी बहुत ज़्यादा अच्छी एजुकेशन हासिल करी, राइट. ही रिसीव्ड द बेस्ट एजुकेशन अवेलेबल एट दैट टाइम. ही वॉज वेल वर्स्ड इन सेवरल लैंग्वेजेस. उन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी. फॉर एग्जाम्पल सीरियाक, अरबिक, पर्शियन, हिब्रू एंड संस्कृत. ठीक है. Although he did not know Greek, but वो ग्रीक फिलोसोफर्स लाइक प्लेटो एंड बाकी जो हैं कौन कौन से हैं कमेंट करके बताओ, राइट. हैविंग रेड देम इन अरेबिक ट्रांसलेशंस, उनके भी बहुत सारे उन्होंने थॉट्स, बुक्स, रीडिंग्स पढ़ी हैं जो कि अरेबिक में ट्रांसलेटेड थी, राइट. अब चलते हैं आगे. एक ऐसा इवेंट जहाँ पे उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया. इन 10,017 when सुल्तान महमूद ने ख्वारिज्म पे जब हमला किया, उनको इन्वेड किया और कब्जा कर लिया ख्वारिज्म पे, राइट, तब ही टुक सेवरल स्कॉलर्स एंड पोएट्स बैक टू हिज कैपिटल. वो ख्वारिज्म से बहुत ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग थे, स्कॉलर्स थे, जो पोएट्स थे, उन सबको अपने साथ ले गया अपनी कैपिटल में गजनी. गजनी भी उज्बेकिस्तान में ही है, राइट. और ये जो बात हो रही है ये गजनाविद एम्पायर की बात हो रही है, ठीक है. क्लियर है. अब अल-बिरूनी वॉज वन ऑफ दीज स्कॉलर्स एंड पोएट्स. क्लियर है. तो वो भी जाते हैं महमूद के साथ गजनी, ठीक है. ही अराइव्ड इन गजनी एज अ होस्टेज. होस्टेज यानी कि एक ऐसा इंसान जिसको कैप्चर कर लिया है, प्रिजनर की तरह लेके जा रहे हैं, राइट. बट ग्रेजुअली ही डेवलप्ड अ लाइकिंग फॉर द सिटी. उन्हें वो जगह पसंद आने लगी, वेयर ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ अंटिल द डेथ ऑफ द एज ऑफ 70. क्लियर है, राइट. आगे चलते हैं. इट वॉज इन गजनी दैट अल-बिरूनी डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन इंडिया. वहीं से इंडिया में भी थोड़ा इंटरेस्ट जागरूक हुआ. कैसे भैया? दिस वॉज नॉट अनयूजुअल, ये बहुत कॉमन था क्योंकि संस्कृत वर्क्स
on astronomy, mathematics, medicine had been translated into Arabic from the 8th century onwards. Right? अब देखिए, एक ऐसी चीज हुई जो गजनाविद एम्पायर था, अब भैया वो इंडिया तक आ गया था, पंजाब के एरिया में। तब अनडिवाइडेड इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, तो पंजाब में सिंध, लाहौर, ये सारा एरिया गजनी ने कैप्चर कर लिया था। राइट? Ghaznavid Empire ने. So when the Punjab became a part of the Ghaznavid Empire, contacts with the local population helped create an environment of mutual trust and understanding. तब जाके थोड़ा contact हुआ between the people and the travelers, right? एक बहुत mutual understanding और safe space create हो गई. Al-Biruni spent years in the company of Brahmana priests. जो priests होते थे, जो scholars होते थे ब्राह्मणा, राइट, उनके साथ, ब्राह्मण्स के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया, संस्कृत सीखी, जो रिलीजियस टेक्स्ट्स थे, फॉर एग्जाम्पल द वेदास, राइट, उन सबको स्टडी किया और फिलोसफिकल टेक्स्ट्स को भी स्टडी किया. राइट? वाइल हिज आइटिनरी इज नॉट क्लियर, आइटिनरी इज द प्रॉपर इंडिकेशन कि आप कहाँ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल आप एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो आप सपोज जा रहे हैं गोवा, तो आप पूरी एक आइटिनरी प्लान करते हैं कि पहले हम साउथ गोवा जाएंगे, फिर नॉर्थ गोवा जाएंगे. ठीक है, पूरी ट्रिप की प्लानिंग. ऐसे उनका तो हमें क्लियर नहीं है कि वो कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ कहाँ उन्होंने ट्रैवल किया, बट इट इज़ लाइकली, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है और ऐसा हो सकता है कि उन्होंने वाइडली पंजाब में ट्रैवल किया है एंड नॉर्थ इंडिया में ट्रैवल किया है. क्लियर है? चलिए. Travel literature was already an accepted part of Arabic literature by the time he wrote. Right? तो travel literature, ये जो travel accounts थे, वो उस टाइम भी बहुत पढ़ा जाता था, बहुत फेमस था. This literature dealt with lands as far as the Sahara Desert in the west. Right? Sahara Desert से लेके river Volga in the north तक. इतना vast travel experience और literature पढ़ा जाता था. आगे चलते हैं. So while few people in India would have read Al-Biruni before 1500, but many others outside India may have done so. तो काफ़ी उनके जो अकाउंट्स थे पॉपुलर थे उस टाइम पे भी. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, द किताब उल हिंद. इस पे क्वेश्चन बनता है बिकॉज अल-बिरूनी की ये एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटिंग है. क्लियर है? ध्यान दीजिए. अल-बिरूनीज किताब उल हिंद written in Arabic is simple and lucid. सिंपल भाषा में है एंड ईजी टू अंडरस्टैंड है. लूसिड का मतलब ईजी टू अंडरस्टैंड. इट इज़ अ वॉल्यूमिनस टेक्स्ट, काफ़ी मोटी है, डिवाइडेड इनटू 80 चैप्टर्स. अब 80 चैप्टर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं भैया? रिलीजन एंड फिलोसफी, फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, मैनर्स एंड कस्टम्स, सोशल लाइफ, वेट्स एंड मेजर्स, आइकोनोग्राफी, लॉज एंड मीट्रोलॉजी. किसके बारे में? जहां वो जा रहे हैं उन एरियाज के बारे में. राइट? तो सब कुछ आप देख रहे हैं कितनी डाइवर्सिटी है. जनरली अल-बिरूनी अडॉप्टेड अ डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर इन ईच चैप्टर. उनका एक तरीका होता था हर एक चैप्टर को लिखने का. सबसे पहले एक क्वेश्चन डालते थे वो, ठीक है, फिर उस क्वेश्चन के बेसिस पे सांस्कृतिक ट्रेडिशंस में एक आंसर, डिस्क्रिप्शन मिलता था. ठीक है, एंड एंड में कंक्लूजन मिलता था कंपेयर करते हुए दूसरे कल्चर्स से कि हमारे वहाँ ऐसा होता है लेकिन यहाँ ऐसा होता है. राइट? Some present day scholars have argued that this almost geometric structure, ये जो इनका स्ट्रक्चर था लिखने का, एकदम स्टैंडर्डाइज्ड जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर, ये इसीलिए है बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा मैथ्स की तरफ इंक्लाइंड थे, मैथमेटिकल ओरिएंटेशन था. राइट? तो बस समझ जाओ, कीवर्ड्स यहाँ पे है जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर, पहले क्वेश्चन, फिर सांस्कृतिक ट्रेडिशंस और फिर कंक्लूजन. राइट? और ये पैराग्राफ आपको याद करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लियर है? चलिए. अल-बिरूनी हु रोट इन अरेबिक, लैंग्वेज कौन सी यूज करते थे वो? अरेबिक. प्रॉबेबली इंटेंडेड हिज वर्क, वो किसके लिए लिखते थे? मोस्टली फॉर पीपल्स लिविंग अलोंग द फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. राइट? जो सब कॉन्टिनेंट के भैया बॉर्डर्स पे रहते हैं. He was familiar with translations and adaptations of Sanskrit, Pali, Prakrit texts into Arabic. However, he was also critical about the ways in which these texts were written and वो चाहते थे कि वो इनको improve करें. Right? चलिए. Now, before moving to Ibn Battuta's Rilha, जो कि next पेज पे है, हम अल-बिरूनी का ही जो लेफ्ट ओवर है वो आपके बाद के पेजेस में दिखेगा, वो सीधा कवर करते हैं ताकि एक बार में हमारा अल-बिरूनी कवर हो जाए. हम ऐसे ही चलेंगे. राइट? सो पेज नंबर 117 के बाद हम सीधा आते हैं
ऑन पेज नंबर 124 यहाँ पे आप देखिए, मेकिंग सेंस ऑफ एन एलियन वर्ल्ड, अल बिरूनी एंड द सांस्कृतिक ट्रेडिशन। ये अल बिरूनी से ही रिलेटेड है, सो अल बिरूनी इन वन गो विल कवर, राइट। इससे हमारी कंफ्यूजन नहीं होगी। जो फ्लो है ना, जो अभी तक हमने पढ़ा है, वो एक ही टेक में हम कवर कर लेंगे पूरा अल बिरूनी का सेक्शन। चलिए, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट अल बिरूनी। Overcoming barriers to understanding. As we have seen, travelers often compared what they saw in the subcontinent with the practices which they were familiar with. हमने बात करी, जो उनका तरीका भी है। कंक्लूजन में अल बिरूनी क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं अपने कल्चर के साथ दूसरे डिफरेंट कल्चर्स को, राइट। Each traveler adopted distinct strategies to understand what they observed. सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती थी समझने के लिए कि हमने ये अभी क्या देखा। Al-Biruni, for instance, was aware of the problems inherent in the task he had set himself. He discussed several barriers. उन्हें क्या problems होती थी, ठीक है। तो ये जो पैराग्राफ है इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता भी है। What were the problems, challenges, barriers faced by the travelers in understanding, right? लैंग्वेज की देखो, आप देखते हो अगर आप मैकडोनल्ड्स वगैरह जाओ और कोई फॉरेनर आए हैं, राइट, वो समझा नहीं पाते हैं उनको कि वो क्या खाना चाहते हैं। सिमिलरली वो एक बैरियर है जैसे लैंग्वेज उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम्स थी जो इन ट्रैवलर्स ने फेस करी, ठीक है। सबसे पहले द फर्स्ट अमंग्स दीज वॉज लैंग्वेज, जैसे मैंने बात करी। सो नंबर 1 है भैया लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू हिम, संस्कृत वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम अरेबिक एंड पर्शियन दैट आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स कुड नॉट बी इजीली ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, राइट। इतनी अलग है भैया संस्कृत, पर्शियन और अरेबिक से कि ट्रांसलेशन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला बैरियर है लैंग्वेज का। चलिए सेकेंड बैरियर पे चलते हैं। द सेकेंड बैरियर ही आइडेंटिफाइड वाज द डिफरेंस इन रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। रिलीजन आ गया सेकेंड हमारा बैरियर, रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, जो कल्चर है, जो बिलीव्स हैं हमारे, राइट। आप देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में क्रिश्चियनिटी ज्यादा है, तो उनके जो वेडिंग का तरीका है उधर जो होता है वो एकदम अलग है यहाँ से, राइट। सो डिफरेंस इन द रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। द सेल्फ अब्जॉर्प्शन एंड कॉन्सिक्वेंट इंसुलैरिटी ऑफ द लोकल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू हिम इज द थर्ड बैरियर। अब थर्ड बैरियर पे आते हैं। तीसरी प्रॉब्लम क्या है भैया? जो यहाँ के लोग हैं वो ना इंटरैक्ट नहीं करते ज्यादा, वो ट्रस्ट नहीं करते इजीली, राइट। सो सेल्फ अब्जॉर्प्शन, अपने में ही इंट्रोवर्ट है बहुत ज्यादा, खुल के बातचीत नहीं करते। एंड इंसुलैरिटी ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, जो लोकल पीपल हैं वो बहुत ज्यादा ही इंसुलेटेड है, आइसोलेटेड है, एंड कम्युनिकेशन गैप है, राइट। सो दिस वाज द थर्ड प्रॉब्लम। तीनों प्रॉब्लम्स के आप पॉइंटर्स बना के लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन। What is interesting is that even though he was aware of these problems, उन्हें पता था ये problems हैं, but Al-Biruni depended almost exclusively on the works of Brahmanas, often citing passages from the Vedas, the Puranas, the Bhagavad Gita, and the works of Patanjali, the Manusmriti, etc. to provide an understanding of Indian society. Although language एक barrier था, but फिर भी उनका जो source था हमारे ट्रेडिशंस एक्सप्लेन करने का अपने अकाउंट्स में, वो ब्राह्मणिक लिटरेचर ही था। फॉर एग्जाम्पल वेदास, पुराणास, भगवद गीता, पतंजलि, मनुस्मृति, राइट। क्लियर है? वेरी गुड। सो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। अगेन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, विच इज अल-बिरूनीज डिस्क्रिप्शन ऑफ कास्ट सिस्टम। अल-बिरूनी ने भैया कास्ट सिस्टम एक्सप्लेन किया है अपने अकाउंट्स में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। Al-Biruni tried to explain the caste system by looking for parallels in other societies. Parallels यानी कि कंपैरिजन, कि भैया हम किसी और सोसाइटी के कंपैरिजन में समझा पाएं जो भी रीडर है उसको। He noted that in ancient Persia, अब पर्शिया का एग्जाम्पल दिया है भैया, क्या होता था वहां पे? 4 सोशल कैटेगरीज थी। कौन कौन सी थी? सबसे पहले नाइट्स एंड प्रिंसेस की, ठीक है, फिर मंक्स, फायर प्रीस्ट्स एंड लॉयर्स की दूसरी, फिर तीसरी फिजिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स एंड अदर साइंटिस्ट्स की, एंड फोर्थ वाज पेजेंट्स एंड आर्टिसंस। ये 4 कैटेगरीज थी एंशियंट पर्शिया में।
In other words, he attempted to suggest that social divisions were not unique to India. ये जो कास्ट सिस्टम है, ये जो हम कास्ट के नाम पे मतभेद कर रहे हैं, डिविजन कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रही, ऑल ओवर वर्ल्ड भी होता आया है. At the same time, he pointed out that within Islam, all men were considered equal, differing only in their observance of piety. piety यानी कि जो वो चैरिटी करते हैं, राइट. तो यहाँ पे उन्होंने कॉन्ट्रास्ट भी दिखाया है इस्लाम के को कंपेयर करते हुए, राइट. इन स्पाइट ऑफ हिज एक्सेप्टेंस ऑफ द ब्राह्मणिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सोसाइटी, कास्ट सिस्टम, अल-बिरूनी डिसअप्रूव्ड ऑफ द नोशन ऑफ पॉल्यूशन. बट वो किस चीज के अगेंस्ट थे? पॉल्यूशन. पॉल्यूशन से यहाँ पे क्या मतलब है? अनटचेबिलिटी, राइट. जो अनटचेबिलिटी का ईविल था इंडियन सोसाइटी में, वो इसके अगेंस्ट थे. ही रिमार्क्ड दैट एवरीथिंग विच फॉल्स इनटू अ स्टेट ऑफ इम्प्योरिटी स्ट्राइव्स एंड सक्सीड्स इन रीगेनिंग इट्स ओरिजिनल कंडीशन ऑफ प्योरिटी, राइट. अब देखिए यहाँ क्या लॉजिक आ रहा है. द सन क्लेंजेस द एयर एंड द सॉल्ट इन द सी प्रिवेंट्स द वाटर फ्रॉम बिकमिंग पोल्यूटेड, राइट. अगर ऐसा नहीं होता तो life on earth would have been impossible. Similarly, the conception of social pollution which is intrinsic to the caste society system, जो बहुत ज़्यादा ही बसा हुआ है कास्ट सिस्टम में, was according to him contrary to the laws of nature. वो लॉ ऑफ नेचर के बहुत ज़्यादा ही खिलाफ था, राइट. बहुत ही गलत था, राइट. ये आप देखिए सिस्टम ऑफ वर्नास अल-बिरूनी के पूरे जो उनके अकाउंट्स थे उसमें डिस्क्राइब्ड है. शूद्रास, ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास, राइट. चलिए, as we have seen, Al-Biruni's description of the caste system was deeply influenced by his study of normative Sanskrit texts. उन्होंने ब्राह्मणिकल टेक्स्ट्स पढ़े थे, राइट, which laid down the rules of governing the system from the point of view of the Brahmanas, राइट. वो टेक्स्ट किसने लिखे हैं भैया? जो ब्राह्मण स्कॉलर्स थे. However, in real life the system was not quite as rigid. जो लिखा गया है जरूरी नहीं इतना ही स्ट्रिक्ट था सब कुछ. For instance, for example, the category is defined as antyaja, literally born outside the system, were often expected to provide inexpensive labor to both peasants and zamindars, right. तो उनको इतना भी exclude नहीं करा जाता था, काम निकलवाने के लिए included थे वो system में. In other words, while they were often subjected to social oppression, they were included in economic networks, right. काम की बात आई, इकोनॉमिक नेटवर्क में उनको इंक्लूड किया जाता था, चाहे सोशली उनको एक्सेप्ट किया जाए या नहीं, राइट. तो इतना रिजिड सिस्टम नहीं था. फाइन. चलिए, सो दिस वाज अबाउट अल-बिरूनी. अल-बिरूनी के अकाउंट्स का हमने सब कुछ कवर कर लिया है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट ट्रैवलर, इब्न बतूता. चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू इब्न बतूता, राइट. जैसे हमने यहाँ अल-बिरूनी किताबुल हिंद पढ़ी जो उनका कलेक्शन था, यहाँ पे हम अब इब्न बतूता की रिला पढ़ेंगे सिमिलरली, राइट. चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर सेकंड ट्रैवलर इब्न बतूता. सबसे पहले एन अर्ली ग्लोब ट्रॉटर, यानी कि वो एक ऐसी हस्ती थे जो बहुत जल्दी वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करना जिन्होंने शुरू किया. चलिए, इब्न बतूता's बुक ऑफ ट्रैवल्स, उसका नाम क्या है? कॉल्ड रिला. रिला इज द नेम ऑफ द बुक. Written in Arabic, जो लैंग्वेज है that is Arabic, it provides extremely rich and interesting details about the social and cultural life. सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट का डिस्कशन हुआ है उनके अकाउंट्स में. इन द 14th सेंचुरी हम पहले ही याद कर चुके हैं, राइट. ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इब्न बतूता पे. This Moroccan traveler was born in Tangier into one of the most respectable and educated families, right. He was born in Morocco, right. Moroccan traveler है, वहाँ पे एक सिटी है टैंगियर, वहाँ पे वो बॉर्न हुए. एंड जो उनकी फैमिली थी, जो उनका बैकग्राउंड है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है, एजुकेटेड है. जो उनकी फैमिली थी उनको एक्सपर्टीज थी किस चीज़ में? इस्लामिक रिलीजियस लॉ, जिसको शरिया बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा वेल रेड थे उस चीज़ में, राइट. True to the tradition of the family, Ibn Battuta received literary and scholastic education when he was quite young, right. तो similarly वो भी बहुत अच्छी education उन्होंने receive करी.
Unlike most other members of his class, Ibn Battuta considered experience gained through travels to be more important source of information knowledge than the books. Right? Very 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 important. क्या बोला गया है इब्न बतूता के लिए? जो एक्सपीरियंस आप गेन करते हैं ट्रैवल करके वो ज्यादा कीमती है किससे? बुकिश नॉलेज से. राइट? जो थ्योरेटिकल चीजें हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. राइट? चलिए आगे चलते हैं. ही जस्ट लव्ड ट्रैवलिंग एंड वेंट टू फार ऑफ प्लेसेस एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ल्ड्स एंड पीपल्स. राइट? बिफोर ही सेट ऑफ फॉर इंडिया इन 1332 to 33 he had made pilgrimage trips to Mecca and had already traveled extensively in Syria, Iraq, Persia, Yemen, Oman and a few trading ports on the coast of East Africa. पहले से वो इतना ट्रैवल कर चुके थे बिफोर कमिंग टू इंडिया इन 1332 to 33. राइट? 14th सेंचुरी की बात हो रही है. क्लियर है ये तो हमें. राइट? चलिए. ट्रैवलिंग ओवरलैंड थ्रू सेंट्रल एशिया, इब्न बतूता रीच्ड सिंध इन 1333. राइट? चलिए अब यहाँ पे इंडिया में वो कैसे उन्होंने सब कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर किया, वो कैसे आए कांटेक्ट में, वो देखते हैं. सो ओवरलैंड सेंट्रल एशिया से होते हुए वो आए. ही रीच्ड सिंध इन 1333. सिंध वही अब पाकिस्तान में है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, पहले पंजाब का पार्ट था. राइट? ही हैड हर्ड अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक द सुल्तान ऑफ दिल्ली and lured by his reputation as a generous patron of arts and letters set off for Delhi passing through Multan and Uch. यहाँ क्या बोला गया है कि उन्होंने बहुत सुना था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो सुल्तान थे दिल्ली के उस टाइम, कि वो पेट्रनाइज करते हैं आर्ट को, लेटर्स को. राइट? जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट्स हैं, राइटर्स हैं, उन सबको जैसे स्पॉन्सर टाइप पेट्रनाइज करते हैं. राइट? सिमिलरली इसी उम्मीद में इब्न बतूता ऑल्सो सेट ऑफ टू मीट हिम. राइट? The Sultan was impressed by his scholarship and appointed him as the Qazi or judge of Delhi. Qazi क्या होता है? जज. राइट? जैसे कोर्ट में जो जज होता है वैसे ही सिमिलरली काजी और जज ऑफ दिल्ली. Right? He remained in that position for several years until he fell out of favor and was thrown into prison. कुछ सालों बाद उनको जो पॉलिटिक्स थी वो चेंज हुई एंड वो उनको प्रिजन में डाल दिया गया. Once the misunderstanding between him and the Sultan was cleared, he was restored to imperial service. उन्हें वापस से सर्विस में ले लिया एंड उसके बाद उनको एक एनवॉय की तरह भेजा. Right? And was ordered in 1342 to proceed to China as the Sultan's envoy to the Mongol ruler. Envoy यानी कि जैसे हो गया जो फॉरेन सर्विस में ऑफिसर्स होते हैं. राइट? सिमिलरली कि सुल्तान की तरफ से आप रिप्रेजेंट करेंगे. राइट? चलिए. With the new assignment, Ibn Battuta proceeded to the Malabar coast through central India. राइट? अब यहाँ बताया गया है कहाँ कहाँ उन्होंने ट्रैवल किया. मलाबार कोस्ट केरला. राइट? उस साइड सेंट्रल इंडिया से होते हुए वहां आए. फ्रॉम मलाबार ही वेंट टू द मालदीव्स where he stayed for 18 months as the Qazi but eventually decided to proceed back to Sri Lanka. Right? Malabar coast से Maldives और फिर श्रीलंका. He then went back once more to the Malabar coast and the Maldives and before resuming his mission to China visited Bengal and Assam as well. देख रहे हैं आप कितना शौक है उन्हें ट्रैवलिंग का, एक भी मौका नहीं छोड़ा घूमने के लिए. He took a ship to Sumatra. Sumatra Islands है. राइट? And from there another ship for the Chinese port town of जैतून. क्लियर है? अब ये सारी प्लेसेस अगर आपको नहीं पता है कहाँ पे लोकेशन है तो सिंपली गूगल पे सर्च करो, इससे आपकी ज्योग्राफी इंप्रूव होगी. राइट? चलिए. ही ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली इन चाइना गोइंग एज फार एज बीजिंग बट डिड नॉट स्टे फॉर लॉन्ग. वो वहाँ ज़्यादा दिनों तक नहीं रुके एंड ही डिसाइडेड टू रिटर्न होम इन 1347. His account is often compared with that of Marco Polo. Comparison आ रही है. Who visited China and also India from his home base in Venice in the late 13th century. Right? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है. Ibn Battuta's accounts were compared to which foreign traveler? Marco Polo from Venice. Right? Very important. Ibn Battuta meticulously recorded his observations. Meticulously यानी कि एक एक चीज नोट करते थे, केयरफुली नोट करते थे. ठीक है? अबाउट द न्यू कल्चर्स, पीपल्स, बिलीव्स, वैल्यूज, प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा.
We need to bear in mind that this globetrotter was traveling in the 14th century when it was much more arduous and hazardous to travel than it is today, क्योंकि तब तो भैया ना कोई सिक्योरिटी ना इतनी फैसिलिटी ट्रैवलिंग के लिए, राइट. अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता इट टुक 40 days to travel from मुल्तान to Delhi and about 50 days from Sindh to Delhi. राइट, कितना टाइम लग रहा है इतने पास वाले डिस्टेंस में. अगर हम आज के दिन देखें, द डिस्टेंस फ्रॉम दौलताबाद टू दिल्ली वाज कवर्ड इन 40 days एंड दैट ऑफ ग्वालियर टू दिल्ली वाज कवर्ड इन 10 days. राइट, क्लियर है, फाइन. सो ये हमारा बताया गया है कि थोड़ी डिफिकल्टीज भी थी, इतना सेफ नहीं था ट्रैवल करना. साथ ही साथ जो ट्रैवलिंग फैसिलिटीज थी, जो रोडवेज थे, इंफ्रास्ट्रक्चर था, उतना वेल डेवलप्ड नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि 14th century की बात हो रही है. राइट, आगे चलते हैं. ट्रैवलिंग वॉज ऑल्सो मोर इनसिक्योर. यहाँ सिक्योरिटी के बारे में डिस्क्राइब किया है. इब्न बतूता वॉज अटैक्ड बाय बैंड्स ऑफ रॉबर्स सेवरल टाइम्स. रॉबरी हो जाती थी उनके साथ भैया. In fact, he preferred traveling in a caravan along with companions. कारवा क्या होता है, ग्रुप में आप ट्रैवल कर रहे हैं. But this did not deter highway robbers. एक होता है आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो वो और ज़्यादा अनसेफ हो जाता है. बट एक ग्रुप में है, कारवा है साथ में, तो काफ़ी उसमें आपको सिक्योरिटी मिलती है. While traveling from Multan to Delhi, for instance, his caravan was attacked and many of his fellow travelers lost their lives. Those travelers who survived, including Ibn Battuta, were severely wounded. देख रहे हैं कितनी इनसिक्योरिटी थी, कहीं से भी लोग आके अटैक कर देते थे. क्योंकि उस टाइम हमने देखा है कि रिसोर्सेज को लेने के चक्कर में, चाहे वो ट्राइबल पॉपुलेशन है, चाहे वो ऐसे कोई भी है, राइट, नॉर्मल पीपल, तो वो अटैक करना और ये सब बहुत कॉमन था. अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज द एंजॉयमेंट ऑफ क्यूरियोसिटीज. As we have seen, Ibn Battuta was an inveterate traveler who spent several years traveling through North Africa, West Asia, parts of Central Asia, right, the Indian subcontinent and China before returning to his native land Morocco. Right, इतना उन्होंने यहाँ travel किया. When he returned, the local ruler issued instructions that his stories should be recorded. Right, वहाँ के जो रूलर थे, लोकल रूलर थे, उन्होंने प्रॉपर ऑर्डर दिया कि जो भी ये बोलेंगे आप लिखे, रिकॉर्ड कीजिए अच्छे से इनके अकाउंट्स. अब हम चलते हैं इब्न बतूता का सेकेंड वाले पार्ट पे, जो हमें आगे मिलेगा, राइट, क्योंकि हम एक ही बार में कवर करेंगे. राइट, नाउ वी मूव ऑन टू इब्न बतूता एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द अनफेमिलियर. चलिए शुरू करते हैं. बाय द टाइम इब्न बतूता अराइव्ड इन दिल्ली in the 14th century, the subcontinent was part of the global network of communication that stretched from China in the east to northwest Africa and Europe in the west. तो भैया एक कम्युनिकेशन नेटवर्क तो एस्टैब्लिश हो चुका है. As we have seen, Ibn Battuta himself traveled extensively through these lands, visiting sacred shrines, जो temples होते थे, spending time with the learned men like Brahmanas, right, and rulers, and often officiating as the Qazi, जो उनका रोल था, ऑफिशियल रोल था जज का वो, and enjoying the cosmopolitan culture of urban centers where people who spoke different languages like Arabic, Persian, Turkish and other languages shared ideas, information and anecdotes. Anecdotes यानी कि stories. These included stories about men noted for their piety यानी कि charity, kings who could be both cruel and generous, अच्छे भी होते थे सेम टाइम पे, कभी कभी बुरे भी होते थे, and about the lives of ordinary men and women. ये सारी स्टोरीज सुनने में आई हैं. Anything that was unfamiliar was particularly highlighted in order to ensure that the listener or reader was suitably impressed by the accounts of distant yet accessible worlds. क्या बात हुई, पहले हमने बात करी थी कि जो इनके अकाउंट्स हैं, जो भी अगर कोई आ रहा है बाहर से इंडिया में आ रहा है, तो वो ऐसी चीज़ें देखेगा जो हमारे लिए तो बहुत कॉमन है क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, बट उनके लिए बहुत अनफेमिलियर है, अलग है उनके कल्चर से, राइट. तो वो और ज़्यादा फोकस करेंगे इन प्रैक्टिसेस पे. सिमिलरली जो फोकस था इब्न बतूता के टेक्स्ट्स में, इट वाज ऑन दी अनफेमिलियर प्रैक्टिसेस, जो और बाकी फॉरेन रीडर्स जब रीड करते हैं ये अकाउंट्स तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी जगती है कि वाओ ऐसा होता था वहाँ पे, राइट. सो इसमें बहुत सिंपल ये बात बताई गई है. आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके.
द कोकोनट एंड द पान। हम सबको पता है कोकोनट क्या होता है और पान क्या होता है। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ इब्न बतूता स्ट्रैटेजीज ऑफ representation are evident in the ways in which he described the coconut and the pan, two kinds of plant produce that were completely unfamiliar to his audience. कोकोनट और पान बाहर लोगों को तब नहीं पता था, राइट। तो देखते हैं कि इब्न बतूता ने कैसे एक्सप्लेन किया है अपने अकाउंट्स में, राइट। तो यहाँ पे देखिए सोर्स 6 में हमें कोकोनट एक्सप्लेन किया हुआ है। These trees are among the most peculiar trees in kind and most astonishing in a habit. They look exactly like date palms without any difference between them except that the one produces nuts as its fruits and the other produces dates. Right? पूरा डिस्क्रिप्शन है, रीड कर लो, राइट। नॉट नेसेसरी, याद करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे पान के बारे में बताया गया है। क्लियर है? आगे चलते हैं। नाउ इब्न बतूता एंड इंडियन सिटीज। इंडियन सिटीज को कैसे डिस्क्राइब किया है देखते हैं। Ibn Battuta found cities in the subcontinent full of exciting opportunities for those who had the necessary drive, resources and skills. भैया अगर आप में वो अंदर से ड्राइव है एक, राइट, आप चाहते हैं कुछ करना, रिसोर्सेज हैं वहाँ तक पहुँचने के और स्किल्स हैं, तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको इंडियन सिटीज में, ऐसा उन्होंने बोला। दे वर डेंसली पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ रहते थे, एंड प्रॉस्परस except for the occasional disruption caused by wars and invasions. Wars और invasions जब होते थे तब तो बुरी सिचुएशन थी, बट वैसे काफ़ी प्रॉस्परस, काफ़ी चहक महक रहती थी सिटीज़ में और बहुत सारे लोग रहते थे। It appears from Ibn Battuta's account that most cities had crowded streets and bright and colorful markets that were stacked with a wide variety of goods. तो मार्केट में अलग अलग टाइप्स के गुड्स थे, ठीक है, क्राउडेड स्ट्रीट्स रहती थी, बहुत ही कलरफुल मार्केट्स रहती थी। इब्न बतूता डिस्क्राइब्ड दिल्ली एज अ वास्ट सिटी विद अ ग्रेट पॉपुलेशन, द लार्जेस्ट इन इंडिया। दौलताबाद इन महाराष्ट्र वॉज नो लेस एंड ईजिली राइवल्ड दिल्ली इन साइज। और डिटेल में पढ़ना, ये पूरा एक सोर्स आपको गिवन है। चलिए, द बाजार्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The bazaars were not only places of economic transactions but also the hub of social and cultural activities. देखिए ध्यान से, most bazaars had a mosque and a temple. बाजार में, मार्केट में मॉस्क होता था या टेम्पल होता था, and in some of them at least spaces were marked for public performances. खुली spaces छोड़ी होती थी जहाँ पे public performances हो सके, dancers, musicians और singers की, right? While Ibn Battuta was not particularly concerned with explaining the prosperity of towns, उन्होंने ये सब तो explain नहीं किया, but this account suggests that the towns derived a significant portion of their wealth through the appropriation of surplus from villages. इसका क्या मतलब है? देखिए, इब्न बतूता फाउंड इंडियन एग्रीकल्चर वेरी प्रोडक्टिव बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, है ना। जो इंडिया की बेस हम कह सकते हैं 70% तो एग्रीकल्चर ही है भैया, which allowed farmers to cultivate 2 crops a year. He also noted that the subcontinent was well integrated with inter-Asian networks of trade and commerce, with Indian manufacturers being in great demand in both West Asia and Southeast Asia, fetching huge profits for artisans and merchants. सबसे पहले बात हो रही है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अच्छा आता था। दूसरी बात हो रही है जो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स थे वो अच्छे से, मतलब उनके लिंक्स थे, राइट। ट्रेड में बहुत आगे था इंडिया, राइट, सो प्रॉफिट उससे भी आता था। इंडियन टेक्सटाइल्स, पर्टिकुलरली कॉटन, क्लॉथ, फाइन मुस्लिन, सिल्क्स, ब्रोकेड एंड सैटिन वर इन ग्रेट डिमांड। तीसरी बात भैया टेक्सटाइल्स की हो गई, ठीक है। Ibn Battuta informs us that certain varieties of fine muslin were so expensive that they could be only worn by the nobles and the rich. राइट, जो नोबल्स कौन थे, जो खास होते थे किंग के, राइट, जो इंपीरियल हाउस होल्ड में थे या फिर इंपीरियल वी कैन से एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट थे, एंड रिच तो रिच है, राइट। अब यहाँ बात हो रही है कि मोस्ट ऑफ दिस वेल्थ कैसे इतना
प्रॉस्पेरस था सब कुछ, विलेजेस से जो सरप्लस मटेरियल आता था, विलेजेस से जो प्रोड्यूस आता था एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स, उसके थ्रू, राइट, क्लियर है। सो दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बाजार्स बीइंग नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बट ऑल्सो द हब ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज, राइट, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अ यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। अब सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में क्या बोला है देखिए। द स्टेट एविडेंटली टुक स्पेशल मेजर्स टू एनकरेज मर्चेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर से हमेशा आता है, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट ऑल ट्रेड रूट्स वर वेल सप्लाइड विद इन्स एंड गेस्ट हाउसेज। जहाँ जहाँ ट्रेड रूट है, जहाँ से जाते हैं भैया मर्चेंट्स, ट्रैवलर्स, राइट, तो वहाँ पे होटल्स होते थे। इन्स, जो हाईवे पे होटल्स होते हैं उन्हें इन्स बोलते हैं, एंड गेस्ट हाउसेस। इब्न बतूता वाज आल्सो अमेज्ड बाय द एफिशिएंसी ऑफ द पोस्टल सिस्टम व्हिच अलाउड मर्चेंट्स टू नॉट ओनली सेंड इंफॉर्मेशन एंड रेमिट क्रेडिट अक्रॉस द लॉन्ग डिस्टेंसेस बट आल्सो टू डिस्पैच गुड्स रिक्वायर्ड एट शॉर्ट नोटिस। एक पोस्टल सिस्टम की बहुत तारीफ होती है। उसमें क्या होता था, आप इंफॉर्मेशन तो भेज ही सकते हैं, साथ ही साथ गुड्स भी भेज सकते हैं जो एकदम शॉर्ट नोटिस पे चाहिए, राइट। द पोस्टल सिस्टम वाज सो एफिशिएंट दैट व्हाइल इट टुक 50 days टू रीच दिल्ली फ्रॉम सिंध, द न्यूज रिपोर्ट्स ऑफ स्पाइस वुड रीच सुल्तान थ्रू द पोस्टल सिस्टम इन जस्ट 5 days। जहां पे भैया 50 दिन लगते हैं, इधर सिर्फ 5 दिन लगते हैं। ऐसा कैसे है? ये पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, मैं इसको जरूर रीड करूंगी। This is how Ibn Battuta describes the postal system. In India, the postal system is of 2 kinds. The horse post, एक है जहाँ पे घोड़े पे जाते हैं, उलुक बोलते हैं उसे, ठीक है, is run by royal horses stationed at a distance of every 4 miles. हर 4 माइल के डिस्टेंस पे एक एक घोड़ा खड़ा होता है, ठीक है। द फुट पोस्ट दूसरा है, पैदल चल के, हैज 3 stations per mile, ठीक है, 1 माइल में 3 लोग खड़े हैं। इट इज कॉल्ड दी दावा, ठीक है, दिस इज 1/3 ऑफ अ माइल, क्लियर है, राइट। तो ये आप देखेंगे इस सिस्टम के थ्रू, ये इतनी, जैसे वो हम रिले रेसेस देखते हैं ना, ऐसे ये पोस्ट कम्युनिकेशन, ये पोस्टल सिस्टम वर्क करता था, राइट। सोर्सेज इस चैप्टर के पढ़िएगा, आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। अगर मैं अभी पढ़ने बैठ गई तो ये वीडियो हो जाएगी 3 घंटे की। सोर्सेज बहुत आसान है, सिंपल लैंग्वेज में है। ये जो बॉक्सेस हैं पर्पल वाले, दीज आर नोन एज सोर्सेज, क्लियर है। चलिए, वी आर डन विद इब्न बतूता। अब हम आते हैं फ्रैंकोइस बर्नियर पे। चलिए, पेज नंबर 122, फ्रैंकोइस बर्नियर, अ डॉक्टर विद अ डिफरेंस। इसमें ये सबसे पहले पैराग्राफ में तो बाकी और ट्रैवलर्स की बात हुई है जो इस टाइम पे आए, एंड यहाँ से फ्रैंकोइस बर्नियर का शुरू होता है। तो सबसे पहले लेट्स क्विकली रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। वंस द पोर्चुगीज अराइव्ड इन इंडिया, सबसे पहले कौन आए थे? पोर्चुगीज आए थे, हमने बात करी है 1497 में, राइट, इन अबाउट 1500। अ नंबर ऑफ देम रोट डिटेल्ड अकाउंट्स रिगार्डिंग द इंडियन सोशल कस्टम्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। उनमें से कौन था भैया? जेजुइट रोबर्टो नोबिली। He even translated Indian texts into European languages, right? Important है CUET के लिए ये कुछ names of other travelers. Among the best known of the Portuguese writers is Duarte Barbosa. तो second one is Duarte Barbosa, who wrote a detailed account of trade and society in South India. क्लियर है? उसके बाद भैया 1600 में वी फाइंड ग्रोइंग नंबर्स ऑफ डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच ट्रैवलर्स कमिंग टू इंडिया। फ्रेंच ट्रैवलर्स से ही, फ्रांस से ही फ्रैंकोइस बर्नियर आए, राइट। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाज द फ्रेंच ज्यूलर जीन बाप्तिस्ते टैवर्नियर, who traveled to India at least 6 times. He was particularly fascinated with the trading conditions in India and compared India to Iran and the Ottoman Empire. Ottoman Empire जो टर्की में भी था, right? Some of these travelers like the Italian doctor Manucci, ये हमारा 4th example है, नेवर रिटर्न टू यूरोप, वो इंडिया में ही सेटल डाउन हो गए। तो ये आप पॉइंट बना के 4 नाम लिख लो, और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हम आते हैं फ्रैंकोइस बर्नियर पे। फ्रैंकोइस बर्नियर, अ फ्रेंच मैन, वाज अ डॉक्टर, political philosopher and historian. Like many others, he came to the Mughal Empire in search of opportunities, job opportunities हो, अच्छे lifestyle की opportunities हो, right? He was in India for 12 years. कब से कब तक? 1656 से 1668 तक,
क्लियर है, इंपॉर्टेंट है. एंड वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द मुगल कोर्ट एज अ फिजिशियन टू प्रिंस दारा शुको. याद करना है आपको ये सब. प्रिंस दारा शुको कौन थे? ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ एम्परर शाहजहां एंड लेटर, उसके बाद भैया पहले फिजिशियन थे, उसके बाद एज एन इंटेलेक्ट एंड साइंटिस्ट विद दानिशमंद खान एंड अमेरिकन नोबल एट द मुगल कोर्ट. 2 रोल थे उनके. क्लियर है, 12 साल तक रहे. पहले एज अ फिजिशियन टू प्रिंस दारा शुको एंड देन एज एन इंटेलेक्ट एंड साइंटिस्ट विद दानिशमंद खान. क्लियर है. चलिए अब देखते हैं उन्होंने क्या अपने अकाउंट्स में बोला है. He has compared East and West. समझते हैं ये क्या है. Bernier traveled to several parts of the country and wrote accounts of what he saw, frequently comparing what he saw in India with the situation in Europe. अब वो भैया इंडिया और यूरोप का कंपैरिजन करते थे क्योंकि वो यूरोप से आए हैं, फ्रांस यूरोप में है ना. तो जिस चीज से वो पहले फेमिलियर थे और जो अब नई है, इंडिया और यूरोप को कंपेयर करते हैं. He dedicated his major writing to Louis XIV, the King of France, and many of his other works were written in the form of letters to intellectual and influential officials and ministers. राइट. तो वो अपना जो इनकी सारी राइटिंग्स थी किसको इन्होंने डेडिकेट करी? द प्रिंस, द किंग ऑफ फ्रांस लुई 14 एंड अदर ऑफिशियल्स एंड मिनिस्टर्स. In virtually every instance, Bernier described what he saw in India as a bleak situation. इंडिया तो बहुत बुरा है यूरोप के सामने in comparison to developments in Europe. बहुत ही bleak situation, बहुत ही poor situation दिखाई उन्होंने. As we will see, the assessment was not always accurate. ज़्यादा accuracy नहीं थी. However, when his works were published, Bernier's writings became very popular. Right? तो ये ईस्ट और वेस्ट क्या है? वेस्ट है यूरोप और ईस्ट है इंडिया. क्लियर है, कंपैरिजन चलता था. तो जैसे ही पब्लिश हुए बहुत पॉपुलर हो गए. बर्नियर्स वर्क वर पब्लिश्ड इन फ्रांस इन 1670 to 71 एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, डच, जर्मन एंड इटालियन विद इन नेक्स्ट 5 years. इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने के लिए, बस बताया गया है. बिटवीन 1670 एंड 1725 हिज अकाउंट्स वर रीप्रिंटेड 8 times in French and by 1684 it had been reprinted 3 times in English. This was in marked contrast to the accounts in Arabic and Persian which circulated as manuscripts and were generally not published before 1800. तो इंग्लिश और फ्रेंच में ही ज़्यादा बार रीपब्लिश हुए उनके अकाउंट्स, क्योंकि इससे हमें पता चलता है जो ऑडियंस थी वो फ्रेंच और इंग्लिश स्पीकिंग ज़्यादा थी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बर्नियर एंड द डीजेनरेट ईस्ट. इन डिटेल फ्रेंकोइस बर्नियर ने क्या क्या बोला, चलिए. If Ibn Battuta chose to describe everything that impressed and excited him because of its novelty, Francois Bernier belonged to a different intellectual tradition. भैया जब इब्न बतूता ने हर चीज़ की तारीफ करी जो भी उन्हें इंटरेस्टिंग लगा, फ्रेंकोइस बर्नियर एकदम ही अलग दिमाग के थे, सोच के थे, इंटेलेक्ट के थे. He was far more preoccupied with comparing and contrasting what he saw in India with the situation in Europe in general and France in particular. तो हर चीज़ को वो कंपेयर करते थे, right? Focusing on situations which he considered depressing. Mostly जो प्रॉब्लम है इंडिया में, जो इंडिया में बुरा है, उसको ज़्यादा लिखा. His idea seems to have been to influence policy makers and the intelligentsia to ensure that they made what he considered to be the right decisions. Right? तो वो किसके लिए लिख रहे हैं? पॉलिसी मेकर्स के लिए, जो भैया ऑफिशियल्स हैं, इंटेलिजेंट क्लास है, उनके लिए, उनको बताने के लिए कि आप आगे जाके भैया राइट डिसीजंस लेना. ये तो बहुत ही ज़्यादा पुअर सिचुएशन है. Bernier's travels in the Mughal Empire is marked by डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस, बहुत ध्यान से उन्होंने ऑब्जर्व करी हैं चीज़ें. क्रिटिकल इंसाइट्स, क्रिटिकल यानी कि बुराई करना, एंड रिफ्लेक्शन. हिज अकाउंट कंटेन्स डिस्कशंस trying to place the history of the Mughals within some sort of universal framework. मुगल्स की हिस्ट्री भैया वो प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. ही कॉन्स्टेंटली कंपेयर्ड मुगल इंडिया विद कंटेम्प्रेरी यूरोप, जनरली एम्फसाइजिंग द सुपीरियोरिटी ऑफ द यूरोप. जैसे हमने बात करी, हिज representation of India works on the model of binary opposition, where India is presented as the inverse of Europe. राइट, कि भैया यूरोप सुपीरियर है और इंडिया तो
एकदम ऑपोजिट है. He also ordered the perceived differences hierarchically so that India appeared to be inferior to the Western world. राइट जो डिफरेंसेस थे उनको पूरी हायरार्की बना के दिखाया. ठीक है, इसको प्रूव किया कि इंडिया कितनी इंफीरियर है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड. चलिए, question of land ownership. According to Bernier, one of the fundamental differences between Mughal India and Europe was the lack of private property in land in India. राइट कि इंडिया में भैया प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. क्लियर है. चलिए, he was a firm believer in the virtues of private property, capitalism, and saw crown ownership of land as being harmful for both the state and its people. right कि अगर गवर्नमेंट ज़्यादा रिसोर्सेज ओन कर रहा है तो सिमिलरली तब क्राउन ओनरशिप ज़्यादा है, जो रूलर है उसके पास ज़्यादा ओनरशिप है, लोगों के पास नहीं है, तो ये बहुत गलत है उनके ओपिनियन में, बर्नियर के ओपिनियन में. He thought that in the Mughal Empire the emperor owned all the land and distributed it among his nobles, and that this had disastrous consequences for the economy and society. Right? This perception was not unique to Bernier, but it is found in most travelers' accounts of the 16th and 17th centuries. राइट ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी, देखो सारा लैंड वहाँ मुगल में किंग के पास होता था, वो बाकी अपने नोबल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता था. राइट जो जमींदारी सिस्टम आया, राइट ज्योतिदारी सिस्टम आया, वो सब. क्लियर. सो ओइंग टू क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड, यानी कि जो रूलिंग क्लास है उसके पास लैंड ओनरशिप है, Bernier argued landholders could not pass on their land to their children. वो इनहेरिटेबल नहीं होता था लैंड, सो दे वर एवर्स टू एनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द सस्टेनेंस एंड एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन. राइट देखो, हालांकि एक ऐसा भी ग्रुप था जिनको जब प्रॉपर्टी दी जाती थी तो वो इनहेरिटेबल होती थी. राइट उन्हें ज़मींदार बोला जाता था. बट ऐसे भी नोबल्स थे, ऐसा भी ग्रुप था जो उतना इन्फ्लुएंशियल नहीं था, बट उन्हें टेम्पररी लैंड दिया जाता था. राइट मुगल एम्पायर की बात कर रहे हैं हम. राइट तो वो इनहेरिटेबल नहीं था, वो अपने सन्स को, अपने बाकी जो उनके एयर्स थे उनको पास ऑन नहीं कर पाते थे. राइट तो उसका उनमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं है और एक्सपेंशन भी नहीं है. The absence of private property in land had therefore prevented the emergence of the class of improving landlords. जो improving landlords थी यूरोप में, वैसी क्लास इंडिया में नहीं आ पाई. With a concern to maintain or improve the land, it had led to the uniform ruination of agriculture, excessive oppression of the peasantry, and a continuous decline in the living standards of all sections of society except the ruling aristocracy. राइट तो ये सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं. राइट क्योंकि भैया वो लैंड आप परमानेंटली, वो इनहेरिटेबल नहीं है, तो वो उस लैंड को अपने जैसा ट्रीट नहीं करेंगे, तो उस पर इम्प्रूवमेंट भी नहीं करेंगे, अच्छे से एग्रीकल्चर भी नहीं करेंगे, उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा. राइट सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच वर एसोसिएटेड विद दिस. As an extension of this, Bernier described Indian society as consisting of undifferentiated masses of impoverished people subjugated by a small minority of very rich and powerful ruling class. कि भैया जो इंडियन सोसाइटी है उसमें मेजोरिटी तो पुअर पीपल हैं और उन पे थोड़े से जो माइनॉरिटी है रिच लोगों की, वो उन पे इन्फ्लुएंस करते हैं, रूल करते हैं. बिटवीन द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एंड द रिचेस्ट ऑफ द रिच देयर वाज नो सोशल ग्रुप और क्लास वर्थ द नेम. देयर इज नो मिडल क्लास इन इंडिया. इंपॉर्टेंट है, किसने बोला ये? फ्रेंकोइस बर्नियर ने. So this then is how Bernier saw the Mughal Empire. Its king was the king of beggars and barbarians. Its cities and towns were ruined and contaminated with ill air, polluted air, and its fields overspread with bushes and full of pestilential marishes. And all this was because of one reason, crown ownership of land. Clear है? एक प्रॉब्लम बताई, उसी से इतना सारा जो इम्पैक्ट है, जो इंडिया को बहुत ही ज़्यादा इम्पावरिश कर रहा है, वो है. Curiously, none of the Mughal official documents suggest that the state was the sole owner of land. भैया अगर अब हम क्रॉस चेक करें, हम मुगल एम्पायर के अकाउंट्स में देखें, तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि सारा लैंड जो रूलर है वो ओन करता है, जो गवर्नमेंट है, द स्टेट है, वो ओन करती है. फॉर इंस्टेंस, अबुल फजल द 16th century official chronicle
chronicler of Akbar's reign, right, जिन्होंने अकबरनामा लिखी, describes the land revenue as remunerations of sovereignty, a claim made by the ruler on his subjects for the protection he provided rather than as the rent on the land that he owned, right. तो इधर जो पैसा देते थे आम जनता रूलर को, उसको बोला गया है प्रोटेक्शन के लिए दे रहे हैं, रेंट नहीं है वो, right. So it is possible that European travelers regarded such claims as rent, उन्हें रेंट लगता होगा भैया, because land revenue demands were often very high. However, this was actually not a rent or even a land tax but a tax on the crop. ठीक है, जो आप सेल करोगे, जहां आपने वो एग्रीकल्चर किया है, उससे जो सेल होगी उसका एक टैक्स दे रहे हो, राइट. Bernier's descriptions influenced Western theorists from the 18th century onwards. The French philosopher Montesquieu, बहुत नाम सुना है, for instance, used this account to develop the idea of Oriental despotism, according to which rulers in Asia enjoyed absolute authority over their subjects. कि भैया जो एशिया में रूलर्स हैं उनके पास पूरी पावर है अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर, who were kept in conditions of subjugation and poverty, arguing that all land belonged to the king and that private property was non-existent. यही जो अभी तक हमने पढ़ा, इसको एक नाम दे दिया ओरिएंटल डेस्पोटिज्म का. According to this view, everybody except the emperor and his nobles barely managed to survive. तो overall बहुत poverty थी, बहुत बुरी situation थी subjects की, and जो king था वो इतना powerful था कि वो सब कुछ अपने control में रखता था. You should remember the name Montesquieu, and उन्होंने क्या बोला, the idea of Oriental despotism, और उसको explain करना आना चाहिए. This idea was further developed as the concept of the Asiatic mode of production by Karl Marx in the 19th century. अब आते हैं कार्ल मार्क्स जी. He argued that in India and other Asian countries before colonialism, surplus was appropriated by the state. सब कुछ state हड़प लेता था. This led to the emergence of a society that was composed of a large number of autonomous and egalitarian village communities. Right, जो पूरा प्रॉफिट आ रहा है वो स्टेट ले रहा है, रूलर ले रहा है, तो क्या हो रहा है, धीरे से एक सोसाइटी एमर्ज हो रही है जहाँ पे अलग अलग विलेज कम्युनिटीज बन रही हैं. The imperial court presided over these village communities, respecting their autonomy as long as the flow of surplus was unimpeded, right. अब ऐसे अलग अलग विलेज कम्युनिटीज बन गई, उसके ऊपर प्रिसाइड कर रही है स्टेट, इंपीरियल अथॉरिटी, राइट. वो क्या कह रही है, हम आपको इंटरप्ट नहीं करेंगे, बस हमें अपना प्रॉफिट का शेयर मिलना चाहिए, राइट. दिस वाज रिगार्डेड एज अ स्टैग्नेंट सिस्टम. ये किसने डिस्क्राइब किया है, कार्ल मार्क्स ने, एज द एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन. इंपॉर्टेंट है ये दोनों कॉन्सेप्ट्स. However, as we will see, this picture of rural society was far from true. ऐसा असल में कुछ नहीं था. In fact, during the 16th and 17th centuries, rural society was characterized by considerable social and economic differentiation. At the one end of the spectrum were big zamindars who enjoyed superior rights in the land, and at the other were the untouchable landless लेबरर्स, राइट. सो जैसे मैंने आपको बताया असल में क्या था, एक तरफ जमींदार्स हैं, एक तरफ अनटचेबल लेबरर्स हैं. इन बिटवीन वाज द बिग पेजेंट who used hired labor and engaged in commodity production, and the smaller peasant who could barely produce for his subsistence. इनके बीच में आ जाता है एक एवरेज नॉर्मल बिग पेजेंट का रोल, राइट. सो ऐसा कुछ सोशल स्ट्रक्चर था रूरल इंडिया में. अ मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी. While Bernier's preoccupation with projecting the Mughal state as tyrannical is obvious, कि वो मुगल स्टेट को बहुत ज़्यादा ही अथॉरिटेटिव और बुरा दिखा रहे हैं, ये तो हमें पता चल रहा है. His descriptions occasionally hint at a more complex social reality. कुछ इससे भी ज़्यादा complex, confusing social structure है इंडिया में. For instance, he felt that artisans कौन है, जो क्रिएटिव चीज़ें बनाते हैं, राइट, हैड नो इंसेंटिव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर मैन्युफैक्चर्स सिंस प्रॉफिट्स वर अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट. भैया अब आप मेहनत क्यों करोगे, जो आपका प्रॉफिट आ रहा है वो आप किसी और को दे रहे हो, तो आप इम्प्रूवमेंट ही नहीं करोगे ना अपने काम में. मैन्युफैक्चर्स वर कॉन्सिक्वेंटली एवरीवेयर इन डिक्लाइन. इसीलिए ये मैन्युफैक्चरिंग और आर्टिसंस का धंधा भी धीरे धीरे कम होने लगा. At the same time, he considered that vast quantities of the world's precious metals flowed into India,
as manufactures were exported in exchange of gold and silver. हमारे पास बहुत precious metals भी आते थे trade के time जब हम देते थे, right? Import और export. He also noticed the existence of a prosperous merchant community engaged in long distance exchange. तो traders and merchants, right? चलिए, in fact, during the 17th century, about 15% of the population lived in towns, right? This was on average higher than the proportion of urban population in Western Europe in the same period. तो यहाँ पे इंडिया आगे निकल रहा है. In spite of this, Bernier described Mughal cities as camp towns, by which he meant towns that owed their existence and depended for their survival on the imperial camp. Imperial camp क्या है? जब वहाँ पे कोर्ट आ जाता था. He believed that these came into existence when the imperial court moved in and rapidly declined when it moved out. आपने देखा है ना कैपिटल कैसे चेंज होती थी, कभी आगरा है कभी दिल्ली है, राइट? तो जब वहाँ पे स्टेट आ जाती थी, इंपीरियल कैंप आ जाता था, रूलर आ जाता था, तो प्रॉस्पेरिटी आ जाती थी, फिर चली जाते थे तो अगेन डिक्लाइन. He suggested that they did not have viable social and economic foundations but were dependent on imperial patronage. Right? Clear है? चलिए. As in the case of the question of land ownership, Bernier was drawing an oversimplified picture. There were all kinds of towns, manufacturing towns, trading towns, port towns, sacred centers, pilgrimage towns, etc. Their existence is an index of the prosperity of merchant communities and professional classes. इतने सारे टाउन्स थे, इससे हमें दिख रहा है जो ट्रेडिंग मर्चेंट्स हैं और प्रोफेशनल क्लासेस हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस सिटीज़ थी. Merchants often had strong community or kin ties, kin यानी कि family, and were organized into their own caste cum occupational bodies. In Western India, these groups were called Mahajans, right? And their chief, the Sheth. In urban centers such as Ahmedabad, the Mahajans were collectively represented by the chief of the merchant community who was called as the Nagar Sheth, right? तो ये हमने देखा है ना, जैसे जाति बोलते हैं कि आपके ऑक्यूपेशन के बेस पे एक कम्युनिटी, एक किन फॉर्म हो गया है. यहाँ पे महाजन्स का एग्जाम्पल दिया है. Other urban groups included professional classes such as physicians, hakim or vaid, teachers, pandit or mullah, lawyers, vakil, painters, architects, musicians, calligraphers, etc. While some depended on imperial patronage, right? जो king है वो हमें भैया थोड़ा sponsor करेगा, पैसे देगा, right? Many made their living by serving other patrons, while still others served ordinary people in crowded markets or bazaars, right? तो कुछ king के patronage पे जीते थे, कुछ भैया दूसरों के साथ सीखते थे, कुछ मार्केट में जाके लोगों के थ्रू पैसा कमाते थे, राइट? सो दिस वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी बाय फ्रैंकोइस बर्नियर. अब हमारा लास्ट टॉपिक रहता है विच इज विमेन. विमेन का क्या स्टेटस था? स्लेव्स, सती एंड लेबरर्स. दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर चैप्टर नंबर 5 थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स. चलिए, तो शुरुआत में हमने पढ़ा दैट दीज ट्रैवलिंग अकाउंट्स वर ऑफ मेन, राइट? सो जनरली मेन के अकाउंट्स ही हमें मिले हैं, हमें कोई भी ऐसा अकाउंट नहीं मिला जो एक विमेन ने लिखा हो. सो मेन एनालाइज द कंडीशन ऑफ विमेन इन द सब कॉन्टिनेंट. देखते हैं क्या क्या बताया गया है, राइट? सोशल इनइक्वालिटी देखो उस टाइम होती ही थी, तो इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट दिस अपीयर्ड एज अ नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर्स टू मेन, राइट? कि ऐसा तो होता ही है हर जगह. फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नंबर 1, स्लेव्स वर ओपनली सोल्ड इन मार्केट्स, राइट? तो स्लेव्स की खरीदारी फिर बेचना बहुत कॉमन था उस टाइम पे, एंड दे वर रेगुलरली एक्सचेंज्ड एज गिफ्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इब्न बतूता रीच्ड सिंध, he purchased horses, camels and slaves as gifts for सुल्तान महमूद मोहम्मद बिन तुगलक, राइट? फिर जब वो मुल्तान पहुंचे, उन्होंने गवर्नर को गिफ्ट दिया भैया स्लेव, हॉर्स टुगेदर विद रेजिन्स एंड आलमंड्स. देख रहे हैं जैसे और कमोडिटीज लेते हैं और बेचते हैं, वैसे ही स्लेव्स, विमेन स्लेव्स भी ली और दी जाती थी, राइट? सिमिलरली भैया
यहाँ पे 100,000 तनकाज coins and 200 slaves were given. It appears from Ibn Battuta's account that there was considerable differentiation among slaves. Slaves में भी categories होती थी भैया, कुछ ऐसी फीमेल slaves हैं जो सुल्तान के लिए experts थी म्यूजिक और डांसिंग में, राइट, वो परफॉर्म करती थी, राइट. फिर कुछ ऐसे slaves हैं जिनको रखा जाता था टू कीप एन आई ऑन दी नोबल्स, नोबल्स को देखने के लिए, उन पे वॉच रखने के लिए, राइट. एंड देन देयर वर स्लेव्स फॉर डूइंग दी डोमेस्टिक वर्क, डोमेस्टिक लेबर, राइट, जैसे घर में काम करने के लिए हम रखते हैं सिमिलरली, राइट. सो देयर प्राइस वॉज ऑल्सो वेरी लो. उनका काम क्या रहता था, अगर रॉयल हाउस होल्ड की बात करें, फॉर कैरिंग विमेन एंड मैन ऑन पैलिंकिन्स और डोला, डोली में ऐसे लेके जाते थे, राइट, जब बहुत डिस्टेंस कहीं ट्रैवल करना होता था, राइट. यूरोपियन ट्रैवलर्स की अगर हम बात करें, बर्नियर ने अगेन जो डिफ्रेंशिएशन दिखाया वेस्टर्न और ईस्टर्न सोसाइटी में, एक एग्जाम्पल लिया प्रैक्टिस ऑफ सती, जहाँ पे कुछ विमेन तो भैया खुश होके एम्ब्रेस करती थी डेथ को, कुछ को फोर्स किया जाता था ड्यू टू दिस सोशल इविल प्रैक्टिस, राइट. हाउएवर सती से हटके भी भैया देयर लेबर वाज क्रूशियल इन बोथ एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, राइट. तो जो उनका वर्क था, जो उनका वी कैन से नीड थी उनके काम की, वो भी काफ़ी ज़्यादा थी, दोनों एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, राइट. बहुत सारी मर्चेंट फैमिलीज़ की जो विमेन थी वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, कई बार कोर्ट ऑफ लॉ भी जाती थी मर्सेंटाइल डिस्प्यूट्स को लेके, राइट. सो इट इज़ एविडेंट दैट विमेन वर नॉट कन्फाइंड इनटू द प्राइवेट स्पेसेस ऑफ देयर होम्स. वो काफ़ी निकलती थी एंड अपना लेबर प्रोवाइड करती थी हर एक स्पेस में, राइट. सो दिस वाज अबाउट द कंडीशन ऑफ विमेन, राइट. यहाँ पे हमने सबसे पहले स्लेवरी का पढ़ा इब्न बतूता के कॉन्टेक्स्ट में जो उन्होंने बताया है, राइट. देन द टाइप्स ऑफ स्लेव्स आए, उसके बाद हमने प्रैक्टिस ऑफ सती पढ़ी एंड फिर इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन भी पढ़ा, राइट. So this was about women. We are done with our chapter number 5. बहुत मज़ा आया, पूरा चैप्टर हो चुका है, राइट. हमने हर एक ट्रैवलर को कवर किया, कुछ हमने स्किप करके इकट्ठा कवर किया है, पूरा चैप्टर कवर हो चुका है. सो मेक श्योर कि आपने ये वीडियो बहुत ध्यान से देखी है, जहाँ जहाँ मैंने बोला इंपॉर्टेंट है उसके नोट्स बनाए हैं, पॉइंट्स बनाए हैं, एंड सोर्सेज एक बार पढ़ लेना, राइट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एक बार रीडिंग कर लेना, फाइन. सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी. नाउ वी आर डन विद आवर चैप्टर नंबर 5. पूरी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर कवर्ड है. सो गाइज दैट इज इट for today's video. I hope you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.